पारद का शोधन। आज हम पारद का शोधन बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने पारद के जो दोष हैं वो बताए थे और किस तरीके से जो हिंगुल है उससे हम पारद को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोष हैं तो उन दोषों को पारद से दूर करना जरूरी है, तभी हम उसको औषधि कार्य में हम मरकरी का यूज कर सकते हैं। तो उन पारद के जो दोष हैं उनको जो दूर करना है, यानी कि जो उनकी जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करने की जो प्रक्रिया है इसी को ही शोधन कहते हैं। तो शोध किया जाता है तो मतलब शोधन। तो किसी भी शोधन की जो आम परिभाषा है तो किसी भी द्रव्य के अंदर स्थित जो अशुद्धि का निवारण क्रम करने को ही शोधन कहते हैं। और जो ये जो शोधन प्रक्रिया है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है सामान्य शोधन, एक होता है विशेष शोधन। सामान्य शोधन मतलब किसी भी द्रव्य में जो सामान्य अशुद्धि होते हैं उनको दूर करने के लिए, और विशेष शोधन यानी कि उस द्रव्य में उपस्थित जो विशेष अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के लिए। और जो विशेष शोधन होता है वो स्पेशली उसी द्रव्य के लिए ही किया जाता है। तो इसी तरीके से जो पारद हैं उसके शोधन विधियां बताई गई हैं। इसमें जो सामान्य शोधन विधि हैं उसमें से मैंने कुछ तीन विधियां हैं उनके बारे में बताया है। तो इसमें क्या है, पहला मेथड यानी कि इसमें पारद का जो शोधन है वो किससे करेंगे। पारद के शोधन करने के लिए हम इसमें 3 द्रव्य लेते हैं मुख्य रूप से। एक तो चूना, लहसुन और सेंधा लवण। तो इसमें से क्या लेना है, चूना को क्या करना है, सबसे पहले हम पारद को के जितना मरकरी है उसका ही समान भाग मात्रा में क्या लेना होता है हमें, चूना। यानी कि जितना मरकरी है उतना चूना दोनों को लेकर के एक खरल में डाल करके उसको अच्छी तरीके से मर्दन करते हैं। मर्दन तब तक किया जाता है कि जब तक कि उसमें से जो मरकरी के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से दिखने बंद ना हो जाएं। और इस पूरी प्रक्रिया में मैक्सिमम 3 दिन का समय लगता है और इससे अधिक भी लग सकता है। तो इस तरीके से इसमें तो 3 दिन तक लिखा है, 3 दिन तक खल में अच्छी तरीके से मर्दन करना चाहिए। फिर क्या करना होता है, फिर वो जो पारद चूने के अंदर जो मिक्स हो गया है, मतलब जो ऐसा मर्दन करते हैं कि जो चूना होता है वो मर्दन करते करते जो सफ़ेद होता है वो थोड़ा सा क्या है, जो चूना है वो ग्रे कलर का हो जाता है। मतलब अब जो उसकी जो मरकरी की जो अशुद्धियां होती हैं वो चूने में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो मतलब इसमें क्या है, ये इसका शोधन हो गया है। तो पारद को क्या करना है, अब इस मरकरी को मतलब चूने को हटा करके इस मरकरी को क्या करना होता है, 2 गुने वस्त्र से छान लेते हैं। फिर छान करके फिर से इस मरकरी को क्या करते हैं, खरल में डालते हैं। छान लिया, छान करके फिर से इसमें डालते हैं। अब क्या करना है, अब इसके अंदर लहसुन होती है, लहसुन को छिलका रहित यानी कि उसका छिलका को हटा करके और उसमें जितना लहसुन है उसका आधा भाग सेंधा। लहसुन कितना लेना है, जितना मरकरी है, मरकरी के इक्वल अमाउंट में लहसुन लेना है और लहसुन से आधा कितना लेना होता है, सेंधा लवण। अब इन दोनों को डाल करके फिर से हम मरकरी के साथ में इसको मर्दन करते हैं। मर्दन तब तक करते रहते हैं जब तक कि जो लहसुन का जो कल्क होता है वो काले वर्ण का ना हो जाए। जब काले वर्ण का हो जाता है तो फिर इसको क्या करते हैं, हम जल से प्रक्षालित करते हैं और जड़ से प्रक्षालित करते हैं और उसको धुल लेते हैं मरकरी को अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमें क्या है, शुद्ध पारद जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है, ये पारद के शोधन की पहली विधि बताई गई है। तो इसमें क्या करना है, पहले इसमें सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जितना मरकरी है उतना चूना लिया, दोनों को लिया, खरल में मर्दन किया। मर्दन करने के बाद में 3 दिन तक जब चूना लगता है कि काला हो गया है, मतलब कुछ ग्रे कलर का हो गया है, तो इस मरकरी को क्या करते हैं, 2 तह वाले कपड़े से छान लेते हैं। तो जो मरकरी प्राप्त हुआ इसको फिर से खरल में डाल करके इसके समान भाग मात्रा में लहसुन और लहसुन से आधा सेंधा लवण लेकर के फिर से इसको मर्दन करते हैं। लगभग वही 3 दिन तक मर्दन करते रहते हैं, तब तक जब तक कि
जो लहसुन होता है वो कृष्ण वर्ण का ना हो जाए। जब ये हो जाए तो उसको फिर मरकरी को पानी से धुल करके जो है हम शुद्ध मरकरी इसमें प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो है ये इसका पहला मेथड इसमें बताया गया है। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, चूना, लहसुन और सेंधव लवण। अब इसके बाद दूसरे मेथड में इसमें भी क्या है, इसमें हम चूना नहीं लेंगे, इसमें सेंधव लवण और रसोन काल यानी कि लहसुन की ही आवश्यकता इसमें होगी, इसमें दोनों। तो इसमें क्या करते हैं, जितना पारद होता है उतना ही मात्रा में लहसुन लेंगे और सेंधव लवण हम इसमें लेते हैं। इसमें क्या करना है, बराबर मात्रा में लेने के लिए कहा गया है। जितना पारद है उतना ही लहसुन, उतना ही सेंधव लवण लेकर के क्या बता रहा है वो 7 दिन तक। 7 दिन तक का क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 7 दिन का समय इसमें लगेगा। अब इसमें जो खरल लेंगे वो हम कैसी लेंगे, गरम लेंगे, मतलब तप्त खरल लेंगे। जो पहले वाला था चूने के साथ किया गया था उसमें नॉर्मल खरल थी, इसमें क्या करेंगे, हम खरल को गर्म करते रहेंगे। तो अब इस गर्म खरल में क्या करना है, मरकरी, समान मात्रा में लहसुन और फिर समान मात्रा में सेंधव लवण लेकर के इस गर्म खरल में क्या करते हैं, मर्दन करते हैं। कब तक, 7 दिन तक। फिर वही लहसुन का जब लहसुन जो है वो मर्दन करते करते जब काला हो जाए तो फिर इसको हम क्या करते हैं, पारद को धुल लेते हैं। पानी हो या कोई अम्ल द्रव्य हो या फिर कांजी हो, कोई भी इनमें से ले सकते हैं। ये पहले में भी कर सकते हैं, कांजी से भी हम उसको, हमने इससे पहले पढ़ा था पानी से, तो हम उसको कांजी से भी धुल सकते हैं। तो इस तरीके से कांजी से प्रक्षालन करने पर क्या होगा, पारद शुद्ध हो जाता है। मतलब पारद शोधन के लिए हमें कोई भी अम्ल द्रव्य लेना होता है, कांजी हो, कोई अम्ल द्रव्य हो और नहीं हो तो पानी। तो इस तरीके से क्या है, ये दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड में समझ में आ गया, यानी कि लहसुन और सेंधव लेंगे और लेकिन इसको किस में करना है, तप्त खरल में करना होता है, गरम खरल में। गरम खरल कैसे करेंगे, जैसे खरल को क्या है, मतलब कुछ जैसे 2 ईंटें रख करके उसके नीचे हीट लगा दे, फिर उसके ऊपर गरम खरल रखते हैं और जिससे कि वो गरम होती रहती है। तो इस तरीके से क्या है, तप्त खरल में हम ये मेथड यूज बताया गया है। तीसरा मेथड क्या है, तीसरे मेथड के लिए हम इसमें पान का सोरस लेते हैं, अदरक सोरस लेते हैं और क्षार तरह लेते हैं। 3 द्रव्य लेंगे। इसको एक फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो नाम से, जैसे कि इसमें क्या है, अपाक्षा। अपाक्षा मतलब मैंने ये फॉर्मूला, अपाक्षा क्या हो गया, आ से बना अदरक सोरस, पा से बना पान सोरस और छा से बना क्षार तरह। इन तीनों को क्या करना है, बारी बारी से, यानी कि पहले पान का सोरस ले लिया या फिर एक साथ, मतलब तीनों को इक्वल अमाउंट में। तो ये अलग अलग आचार्य ने अलग अलग बताया है, लेकिन फिलहाल यहाँ इक्वल अमाउंट की बात की है। तो अपाक्षा यानी कि अदरक, 500 और क्षार तरह को लेकर के समान मात्रा में और इतना ही मरकरी लेकर के 3 दिन तक जब मर्दन करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, पारद शुद्ध हो जाता है। फिर इस पारद को किसी भी अम्ल द्रव्य से, कांजी से या पानी से धुल करके प्रक्षालन करके शुद्ध पारद जो है ये प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से सामान्य शोधन के लिए हमें कौन कौन से द्रव्य की आवश्यकता पड़ी थी, चूना था, रसोन था, सेंधव था और अपाक्षा था, यानी कि अदरक, 500 रस और क्षार तरह। तो ये इस तरीके से मरकरी का यानी कि पारद का सामान्य शोधन बताया गया है। अब है इसके बाद में इसका विशेष शोधन। विशेष शोधन किस लिए है, जो इसमें विशेष अशुद्धियों को दूर करे, वो है इसका विशेष शोधन। जैसे कि अब हमने जैसे कि पारद के अंदर हमने नाग दोष पढ़ा है, तो उस नाग दोष को दूर करने के लिए इसमें कौन कौन से शोधन द्रव्य लेंगे हम। तो नाग दोष में क्या लेंगे, घृतधूम। घृतधूम यानी कि जो जैसे घर में जब चूल्हा वगैरह जलता है तो किचन की उसमें जो उसकी दीवारों पर जो काला काला सा या धुआं जम करके काली काली सी होती है, उसको हम कहते हैं घृतधूम। ईंट का चूर्ण हो, हरिद्रा चूर्ण हो और ऊन का चूर्ण हो। ऊन यानी कि जो जली हुई ऊन रहती है जो कि भेड़ की उससे बनती है, उसका चूर्ण हो। तो ये 4 शोधन द्रव्य हमें किस में लेने हैं, नाग दोष के लिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे नाग मतलब याद करने के उससे मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। जैसे नाग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है घरों में नाग निकल आता है, नाग यानी कि सांप निकल आता है। तो उसी तरीके से इसमें जितनी भी चीज़ें बोली गई हैं घरेलू वाली, जैसे कि क्या है, घृतधूम यानी कि घर का धुआं, ईंट का चूर्ण,
और हरिद्रा, हरिद्रा यानी कि हल्दी भी कहाँ मिलेगी, हमारी किचन के अंदर ही मिलेगी। ईंट का चूर्ण, ईंट की भट्टी टाइप किचन में बनती है, ईंट का चूल्हा या कुछ इस तरीके से। तो क्या हो गया, घृतधूम हो गया, ईंट का चूर्ण हो गया, और हरिद्रा यानी कि हल्दी का चूर्ण हो गया, और ऊन भी कहाँ मिलेगी, हमें घर के अंदर ही मिलेगी, यानी कि ऊन का चूर्ण हो गया, यानी कि जली हुई ऊन का चूर्ण। तो ये 4 द्रव्य हो गए में, ठीक है। अब इनको क्या करना है, ये इनको जितना मरकरी है उसका 1/16 यानी कि 16वां भाग लेना है, ठीक है। यानी कि घृतधूम, ईंट का चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण और जला हुआ ऊन मरकरी से 16वां भाग लेकर के इसको क्या करना है, मरकरी के साथ में मर्दन करना है। मर्दन करने से क्या हो जाएगा, फिर 3 दिन या 7 दिन जो भी मतलब मर्दन करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इसका नाग दोष दूर हो जाता है। फिर इसको किसी भी अम्ल या कांजी से प्रक्षालन करके धुल करके इसको शुद्ध करके इसको मतलब रख लेते हैं। तो ये हो जाता है नाग दोष। अब है इसके बाद में वंग दोष। वंग दोष के लिए क्या करेंगे, इसमें अन्य 3 वो बताए गए हैं, कौन कौन से। वंग के लिए क्या करेंगे, इसमें इंद्रायण, अंकोल और हरिद्रा चूर्ण, ये 3 द्रव्य इसमें लिए जाते हैं, ठीक है। इसको आप चाहो तो मतलब इस तरीके से कुछ फॉर्मूला बना करके इसका याद किया जा सकता है, ठीक है। अंकोल है, हरिद्रा है और इंद्रायणी, तीनों क्या है, मसाले टाइप हो गए। तो ये क्या हो गए, इसमें वंग दोष को दूर करेगा। इसके लिए भी क्या है, ये तीनों द्रव्य कितने लेने हैं, मरकरी से 16 भाग लेने हैं। फिर वही सेम प्रक्रिया वही रहेगी, मर्दन करना है और बाद में अम्ल या कांजी से प्रक्षालित करना होता है। तो ये हो गया इसका शोधन द्रव्य। ऐसे ही क्या है, अग्नि दोष होता है। अग्नि दोष जैसे कि पेट, अग्नि क्या है, पित्त हो गया, पित्त हो गया। तो उस पित्त दोष को शांत करने के लिए हम आमतौर पर क्या लेते हैं, जैसे कि त्रिफला चूर्ण लेते हैं, है ना। पेट से संबंधित रोगों के लिए पेट, अग्नि का स्थान क्या है, पेट है, और पेट के शोधन के लिए क्या लेंगे, त्रिफला चूर्ण लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, अग्नि दोष को दूर करने के लिए हम त्रिफला चूर्ण का इसमें प्रयोग कर सकते हैं शोधन द्रव्य के रूप में। तो इसको ऐसे भी ट्रिकली याद कर सकते हैं। और दूसरा शोधन द्रव्य क्या होगा, चित्रक मूल चूर्ण होगा इसका, ठीक है। अग्नि क्या है, चित्रक मूल चूर्ण या फिर त्रिफला चूर्ण, इन दोनों में से कोई एक द्रव्य लेते हैं। सेम वही 16वां भाग लेते हैं, मर्दन करा, अम्ल और कांजी से प्रक्षालित कर लिया। इसी तरीके से क्या है, मल दोष होता है। मल दोष क्या होता है, जैसे अब इसको किस तरीके से याद किया, मल दोष यानी कि जैसे कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अमलतास के त्वक चूर्ण। अमलतास का क्या है मतलब मल दोष, इसमें जैसे मल और अम्ल इस तरीके से कर सकते हो। मल यानी कि दोनों में लाला आ रहा है, यानी कि मल और अमल। अम्लतास का त्वक चूर्ण का सोरस लेंगे, या फिर अम्लतास का त्वक चूर्ण, क्योंकि अम्लतास की त्वक ही ली जाती है तो उसका चूर्ण, या फिर घृत कुमारी का सोरस इसमें हम यूज करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो पारस से क्या है, 16वां भाग यही लेंगे, मर्दन और अम्ल कांजी से हम इसको प्रक्षालित कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, चापल्य दोष। तो चापल्य यानी कि चापल्य मतलब चपलता, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। चापल्य दोष यानी कि जो पारद होता है वो जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना। तो वो एक्टिव दोष है, तो उसको दूर करने के लिए क्या है, कृष्ण धतूर बीज, यानी कि धतूरे का बीज जो है कृष्ण, तो बहुत ज्यादा एक्टिवनेस किस वजह से आ जाती है, यानी कि कोई भी ऐसा मादक द्रव्य सेवन करने से नहीं होता है कि एक्टिव हो जाता है पर्सन। तो उसी तरह से चापल्य दोष को, लेकिन इसमें क्या है, दूर करेगा ये चीज, यानी कि धतूरा क्या होता है, मादक द्रव्य होता है, तो उसको ये इस चापल्य दोष को दूर करेगी। चपलता यानी कि कृष्ण धतूर बीज, मतलब ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं। तो चापल्य दोष यानी कि कृष्ण धतूर बीज, या फिर इसका पंचांग ले सकते हैं। तो उसका शोधन द्रव्य क्या हो गया, धतूरे का बीज, क्योंकि चपलता है, चापल्य आ जाएगा मादक द्रव्य के कारण। इसमें भी सेम यही है कि 16वां भाग लेकर के मर्दन करते हैं, और फिर कांजी या अम्ल से प्रक्षालन। इसी तरीके से क्या है, विष दोष है। विष क्या हो गया, अब देखिए जो विष दोष है इसमें भी हम क्या करेंगे, त्रिफला चूर्ण और चित्रक चूर्ण, जैसे कि इसमें, लेकिन इसमें प्रायोरिटी पे पहले क्या लेना होता है, ये चीज होती है देखने की, है ना। तो जैसे इसमें क्या था, हमने अग्नि दोष जब दूर किया था तो उसके लिए क्या ले रहे थे, चित्रक मूल पहले और त्रिफला चूर्ण इसमें बाद में लिया जा रहा था।
और इसमें क्या है, इसमें त्रिफला चूर्ण पहले लिया जाता है। तो मूल रूप से जो अग्नि दोष है वो चित्रक मूल चूर्ण की वजह से ही दूर होगा, ये एक आचार्य के हिसाब से है ना। तो अग्नि दोष किससे दूर हो रहा है, चित्रक मूल चूर्ण की वजह से। और जो विष दोष है, यानी कि शरीर से जो विष दोष है उसको क्या करना है, हमें बाहर निकालना है। तो विष दोष को बाहर निकालने के लिए क्या तरीका होता है, त्रिफला चूर्ण। क्योंकि त्रिफला क्या होता है, एक अच्छा विरेचन की तरह काम करता है। तो इसमें त्रिफला चूर्ण हम विष दोष है उसको दूर करने के लिए हम इसमें लेंगे। ये भी कितना 16वां भाग लिया जाता है। इसी तरीके से गिरी दोष, गिरी दोष में क्या होगा, त्रिकोष के लिए क्या लेंगे, त्रिकटु चूर्ण का हम प्रयोग करेंगे। ये भी 16वां भाग लेकर के हम अम्लीय कांजी से इसको प्रक्षालित करेंगे। ऐसे ही क्या होता है, असह अग्नि दोष होता है, यानी कि जो अग्नि को सहन ना कर सके। तो इसके लिए क्या लेंगे हम, गोक्षूर का चूर्ण या फिर कल। तो ये इस तरीके से इसमें जितने भी शोधन है वो बताए गए हैं। ठीक है, एक परिकार नाग क्या था, घर में नाग रहता है तो उसी से रिलेटेड जैसे कि घृतधूम हो गया, इष्टिका चूर्ण हो गया, हरिद्रा चूर्ण और जलावा ऊन लेंगे। वंग दोष है तो इसमें अंकोल है, इंद्रायण है और हरिद्रा चूर्ण। अग्नि दोष है तो चित्रक मूल चूर्ण लेंगे। मल दोष है तो अमलतास का त्वक चूर्ण लेंगे, जो अम्ल मल इस तरीके से। चापल्य दोष है तो चपलता आ जाती है, यानी कि मादक द्रव्य का सेवन करने से, तो उसी की काट क्या है, कोई अन्य मादक द्रव्य जैसे कृष्ण धतूर बीज हो गया। विष दोष है तो उसको दूर करने के लिए क्या है, शरीर से विषाक्तता को दूर करना है, मतलब त्रिफला चूर्ण। गिरी दोष है तो गिरी क्या है, त्रिकटु है, यानी कि त्रिकटु चूर्ण हो गया। असहाग्नि दोष क्या हो गया, यानी कि गोक्षुर चूर्ण। इस तरीके से हम ये जितने भी शोधन द्रव्य हैं वो बताए गए हैं। तो विशेष शोधन के लिए ये द्रव्य लेंगे, सेम प्रोसेस वही होती है। कितना लेते हैं, पारद से 16वां भाग मर्दन किया और आम्ल कांजी से इसको प्रक्षालित कर लेते हैं। तो पारद के शोधन के लिए इतना ही, यानी कि आज हमने पारद का सामान्य शोधन की विधियां बताई हैं, विशेष शोधन की विधियां बताई हैं। तो इस तरीके से जो पारद का शोधन का जो टॉपिक है आज बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।